एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के अंदर आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन मीन्स जितने भी नॉइज हो रहे हैं, जैसे कुछ व्हीकल्स चल रहे हैं या फिर कोई शोर वगैरह हो रहा है, मैरिज हॉल में सॉन्ग वगैरह बज रहे हैं या फिर किसी भी तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो वहाँ साउंड बजाया जा रहा है, उसके वजह से बहुत सारे नॉइज जो है क्रिएट हो रहे हैं। तो इस नॉइज को क्रिएट होने के वजह से बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इशू भी आ रहे हैं। तो इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे कि नॉइज की वजह से क्या-क्या हमारे हेल्थ पे अफेक्ट पड़ रहा है, वो देखेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है नॉइज पॉल्यूशन का। नॉइज इज डिफाइंड एज द रॉन्ग साउंड इन द रॉन्ग प्लेस एट अ रॉन्ग टाइम। यहाँ पे बताया गया है जो नॉइज जो है गलत जगह पे, गलत समय पे, गलत तरह से आवाज निकालना ही क्या कहलाता है? नॉइज पॉल्यूशन। The term noise pollution has been coined to highlight the importance of noise as a community health hazard. जो आजकल का हमारा युग है, जो आजकल का दौर है, उसमें बहुत सारे नॉइज के वजह से पॉल्यूशन हो रहे हैं, जो कि सामाजिक तौर पे बहुत सारे बीमारियां क्रिएट कर रहे हैं और लोगों की परेशानियां भी बढ़ा रहे हैं। तो जब भी हम किसी हॉस्पिटल वगैरह का निर्माण करते हैं या कॉलेज वगैरह का निर्माण करते हैं, तो सड़कों से दूर ही बनाना चाहिए, ताकि वहाँ के जो पेशेंट हैं, हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट हैं, उनको नॉइज़ के वजह से किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। नॉइज़ के वजह से पूरी तरह से नींद भी नहीं आ पाती है और पर्सन जो है वो चिड़चिड़ापन फ़ील करता है और वो अच्छा फ़ील नहीं करता है। तो नॉइज़ कहीं न कहीं पर्सन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमें ऐसा माहौल प्रोवाइड करवाना है, हॉस्पिटल हमें इस तरह से बनाना है जहाँ की ज़्यादा तरह का नॉइज़ ना हो। तो हमें क्या करेंगे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक शांत माहौल चूज़ करना है, जिससे कि बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे हियरिंग लॉस जैसे प्रॉब्लम। ठीक है? देन हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ नॉइज एक्सपोजर एंड इट कंट्रोल। नॉइज का हमारे शरीर पे क्या-क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो इसको हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। यहाँ पे दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ नॉइज एक्सपोजर एंड इट कंट्रोल आर टू टाइप। दो तरीके से क्या करना है, हमें नॉइज को कंट्रोल करना है, इसके इफेक्ट को कंट्रोल करना है। फर्स्ट है हमारा ऑडिटरी इफेक्ट, सेकंड है नॉन ऑडिटरी इफेक्ट। तो पहला हम पढ़ेंगे कि ऑडिटरी इफेक्ट क्या होता है। ऑडिटरी इफेक्ट हम उसको बोलेंगे जिसको ऑडिटरी इफेक्ट हम तब बोलेंगे जो कि किसी भी नॉइज के वजह से हमारे कान पे अफेक्ट पड़ रहे हैं, जैसे कि हमें सुनने में दिक्कत हो सकती है या फिर हम बहरेपन का शिकार हो सकते हैं, तब हम बोलेंगे जो पर्सन है वो ऑडिटरी इफेक्ट से सफर कर रहा है। तो ऑडिटरी इफेक्ट के अंदर हमारा फर्स्ट आ जाएगा ऑडिटरी फटीग। ऑडिटरी फटीग का मतलब होता है कान का थकावट हो जाना। इट अपीयर इन द 90 dB region and greatest at 4000 Hz. It may be associated with side effects such as whistling and buzzing in the ear. ऑडिटरी फटीग जैसे हम बताएं कि पर्सन का कान जो है थका-थका सा फील करेगा और ये तब अपीयर होगा जब पर्सन 100 डेसिबल साउंड के कांटेक्ट में आता है तब, या फिर 100 से ज़्यादा 4000 हर्ट्ज के कांटेक्ट में आता है तब पर्सन को एक साइड इफेक्ट दिखने को मिलता है, जो कि व्हिstलिंग और बजिंग जैसे उसको साउंड फील होता है। व्हिstलिंग मीन्स उसको ऐसा लगता है जैसे कि मेरे कान के अंदर सीटी बज रहे हों। बजिंग के अंदर ऐसा लगता है पर्सन को जैसे कि कोई भनभना रहा हो, उसको इस तरह से फील होता है। तब हम क्या कहेंगे, पर्सन जो है ऑडिटरी फटीग से सफ़र कर रहा है और ये तब होगा जब 90 डेसिबल और मोर देन 4000 हर्ट्ज के बीच में साउंड के कॉन्टैक्ट में वो आता है।
डिफनेस भी यहाँ 2 टाइप के हैं, एक है टेम्पोररी एंड देन है परमानेंट हियरिंग लॉस। यहाँ पे पर्सन जो है उसको सुनने में दिक्कत हो जाएगा, वो बहरा का स्वीकार भी हो सकता है। पर्सन को यहाँ सुनने में दिक्कत होगा, वो बहरेपन का स्वीकार भी हो सकता है। टेम्पोररी एंड परमानेंट हियरिंग लॉस, मोस्ट टेम्पोररी हियरिंग लॉस occur frequent range between 4000 to 6000 हर्ट्ज। यहाँ पे 2 तरह का हियरिंग लॉस होता है, एक टेम्पोररी होता है, दूसरा होता है परमानेंट। जो टेम्पोररी हियरिंग लॉस होता है वो 24 आवर के अंदर उसको सुनाई देने लगता है, पर्सन जो है ठीक हो जाता है। लेकिन परमानेंट हियरिंग लॉस के अंदर पर्सन को टाइम लगता है, सर्जरी करना पड़ता है, तब जाकर वो ठीक होता है। कहीं-कहीं चांसेस ना ठीक होने के भी होते हैं। टेम्पोररी एंड परमानेंट हियरिंग लॉस, मोस्ट टेम्पोररी हियरिंग लॉस occur frequent range between 4000 to 6000 hertz. Repeated or continuous exposure to noise around 100 decibel may result permanent hearing loss. अगर कोई पर्सन रिपीट मीन्स बार बार और लगातार 100 डेसिबल साउंड के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो पर्सन बहरेपन का स्वीकार हो सकता है। परमानेंट हियरिंग लॉस के अंदर होता है जो पर्सन का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर हो जाता है, जो कि सर्जरी करना पड़ता है, टिम्पैनोप्लास्टिक करना पड़ता है, तब जाकर वो ठीक होता है। उसमें भी बहुत कम चांसेस होते हैं ठीक होने के। देन है when this occur as a result of occupation is known as occupational hearing loss। यहाँ पे occupational hearing loss का मतलब होता है कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, कुछ ऐसे वर्कर होते हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं या टेक्सटाइल के काम करते हैं या एयरलाइन ग्राउंड मेंटेनेंस का वर्क करते हैं। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं या वर्कर होते हैं वो नॉइज के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं और हाई डेसिबल के रेंज में वो साउंड सुनते हैं। इसकी वजह से उनका जो कान होता है वो खराब हो जाता है या खराब होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तब यहाँ पे कहा गया है ऑक्यूपेशनल हियरिंग लॉस मीन्स जो वो काम कर रहा है उस काम करने की जगह के वजह से नॉइज की वजह से पर्सन जो है अपना हियरिंग लॉस कर रहा है, तो हम कहेंगे ऑक्यूपेशनल हियरिंग लॉस। ठीक है। देन यहाँ पे है नॉन ऑडिटरी इफेक्ट। नॉन ऑडिटरी इफेक्ट का मतलब होता है, ऑडिटरी इफेक्ट का मतलब होता है कि पर्सन अगर नॉइज के कांटेक्ट में आ रहा था तो उसको कान से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। नॉन ऑडिटरी का मतलब होगा कान से रिलेटेड बॉडी के और कौन सा पार्ट को इफेक्ट कर सकता है नॉइज, जैसे कि हमारे थिंकिंग कैपेसिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, हमारा स्ट्रेस को बढ़ा सकता है, हमारा बीपी को रेज कर सकता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये और भी कुछ डिजीज है जो कि क्रिएट हो सकते हैं हमारे बॉडी में नॉइज की वजह से। ये पढ़ेंगे नॉइज नॉन ऑडिटरी इफेक्ट के अंदर। फर्स्ट है हमारा इंटरफेरेंस विथ स्पीच मीन्स जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसमें ये बाधा डालेगा नॉइज, तब हम कहेंगे इंटरफेरेंस विथ स्पीच। नॉइज इंटरफेरेंस विथ स्पीच कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, द फ्रीक्वेंसी causing a most disturbance to a speech communication lies 300-500 hertz range। यहाँ पे क्या होता है, जो नॉइज होता है वो हमारे एवरीडे लाइफ में बात करने में या एक दूसरे से जब हम कांटेक्ट करते हैं उसमें ये बाधा डालता है, हम अपनी बात को रख नहीं पाते हैं और सामने वाले जो इंसान है उससे अच्छी तरह से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? इंटरफेरेंस विथ स्पीच के अंदर, क्योंकि हमारे जो एरिया में हम रह रहे हैं वहां पे नॉइज ही इतना है जिसकी वजह से ना हम अच्छी तरह से कांटेक्ट कर पा रहे हैं ना एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अलग तरह से ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ दिया हुआ है स्पीच ऑफ कम्युनिकेशन लाइज इन 300 to 500 रेंज। अगर 300 से 500 हर्ट्ज के बीच में अगर ये साउंड सुनाई देता है तब हमें डिस्टरबेंस होगा ही बात करने में। यहाँ पे हमारा है एनॉयंस। दिस इज ए साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। न्यूरोटिक पीपल आर मोर सेंसिटिव देन बैलेंस पीपल। न्यूरोटिक पीपल हम उसे कहेंगे जो पीपल
कहीं न कहीं मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, नॉइज़ के वजह से। वो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, किसी भी काम करने से पहले वो सोचते ज़्यादा हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं। और जो बैलेंस पीपल होते हैं, वो डिसीज़न जल्दी लेते हैं, काम करने की कैपेसिटी को जल्दी लर्न करते हैं और ओवरथिंकिंग नहीं करते हैं। मतलब बहुत कम समय में जल्दी डिसीजन लेकर काम खत्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो नॉइज़ जो है कहीं न कहीं हमारे थिंकिंग एबिलिटी को भी डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ज़्यादा नॉइज़ रहता है तो पर्सन के काम करने की एबिलिटी को भी डिस्टर्ब करेगा। देन है एफिशिएंसी। व्हेन a mental concentration is to be undertaken, a low level of noise is always desired. यहाँ पे बोला गया है अगर नॉइज रहेगा तो हमारा जो काम करने की इफिशियंसी है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर दो तरह का पर्सन है जो एक ही ऑफिस में काम करता है, या फिर हाँ यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, दो तरह का पर्सन है जो एक ऑफिस में काम करता है। तो जो फर्स्ट पर्सन है उसको शांत माहौल मिल रहा है, वहाँ का जो वातावरण है उसको शांति माहौल मिला है। और एक दूसरा जो पर्सन है उसको ऐसे माहौल मिला है जहाँ की हल्ला वगैरह ज़्यादा हो रहा है। तो वर्किंग करने की कैपेसिटी फर्स्ट पर्सन ज़्यादा रखेगा, क्योंकि उसको जो काम करने का माहौल है वो शांत मिल रहा है। तो कोई भी काम करेगा तो फोकस करेगा अपने वर्क पे और उस काम को अच्छी तरह से करेगा। वहीं पर जो सेकंड पर्सन है, उनका एनवायरनमेंट बहुत डिस्टर्ब है, कभी इधर सोचेगा, कभी उधर जाएगा, वो डिस्टर्ब रहेगा, तो वो अपना काम जो है अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ वर्किंग कैपेसिटी को नॉइज़ जो है कम कर दे रहा है। देन साइकोलॉजिकल चेंजेस। सो साइकोलॉजिकल चेंजेस लाइक रेज इन बीपी, रेज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग एंड इंक्रीज स्वेटिंग। हमारे साइकोलॉजिकल चेंजेस को भी नॉइज़ जो है कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे हमारे बीपी को बढ़ा देता है ये, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है और हार्ट रेट को भी, एंड ब्रीथिंग और इंक्रीज़ स्वेटिंग, ब्रीथिंग और स्वेटिंग को भी ये बढ़ा देगा। ये सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं नॉइज़ की वजह से देखने को मिल रहे हैं। देन है नॉइज़। नॉइज़ इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट फैक्टर इन इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक्स लॉस में भी नॉइज़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर नॉइज़ की वजह से हम बीमार पड़ते हैं, तो हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाते ही हमारा इकोनॉमिक का जो है, वो लॉस होता है। तो कहीं न कहीं नॉइज़ की वजह से इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है। देन हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ नॉइज़। नॉइज़ को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है केयरफुल प्लानिंग ऑफ सिटीज़। हम जब भी कोई सिटी का निर्माण करते हैं तो केयरफुली तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से सोच समझ कर करेंगे। इन ए प्लानिंग सिटीज द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन। हमें कुछ ऐसे डिसीजन है जब हम सिटी का प्लानिंग करते हैं तो उस टाइम हमें लेना होता है या थिंकिंग करना पड़ता है। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ सिटी इनटू जोन विथ सेपरेशन ऑफ एरिया कंसर्न विथ इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। जब भी हम कोई ऐसा लोकेशन चूज करते हैं जहाँ पे हमें सिटीज बनाना हो, तो हमें कुछ ऐसा मतलब लोकेशन चूज करना पड़ता है जहाँ की नॉइज वगैरह ना आता हो, उस एरिया का माहौल जो है बहुत शांत हो। सेपरेशन ऑफ रेसिडेंटल एरिया फ्रॉम मेन स्ट्रीट बाय मीन्स वाइड ग्रीन बेल्ट। यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया है ग्रीन बेल्ट का। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब भी हमारा कोई इंडस्ट्री वगैरह होता है या फिर कोई रेलवे स्टेशन वगैरह होता है, तो उससे रेसिडेंटल एरिया या सिटीज जो है वो दूर ही बनाना चाहिए, ताकि इस इंडस्ट्री या रेलवे स्टेशन की वजह से जो यहाँ सिटीज में लोग रह रहे हैं उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन बेल्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा जो ग्रीन बेल्ट के लिए एक गैप मेंटेन करना चाहिए, इंडस्ट्री और सिटीज के बीच में एक गैप रखना चाहिए। और ये जो गैप हम रखे हैं उसमें पार्क बना सकते हैं, या फिर बड़े-बड़े फॉरेस्ट लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से हमें ग्रीन बेल्ट बनाना है और नॉइज को कंट्रोल करना है। देन है कंट्रोल ऑफ व्हीकल। Heavy vehicles should not be routed into narrow street. Vehicular traffic or residential streets should be reduced.
यहाँ पे बोला गया है भारी भरकम जो गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक वगैरह होती हैं, बसेस वगैरह होती हैं, वो रेसिडेंटल एरिया के अंदर आने से हमें कंट्रोल करना है। अगर हम उसे कंट्रोल करते हैं, तो जितने भी साउंड वगैरह आ रहे हैं गाड़ी से, व्हीकल्स जे जो आने-जाने पे जो साउंड उत्पन्न हो रहे हैं, हॉर्न की वजह से जो साउंड उत्पन्न हो रहे हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर हमें वन वे रोड बनाना चाहिए। वन वे अगर रोड हम बनाते हैं, तो एक तरफ से गाड़ियाँ जो हैं आएँगी और दूसरे तरफ से निकल जाएँगी। तो गाड़ी ना वहाँ पे जाम होगा, ना ही वो रुकेगा और ना ही ज़्यादा शोर प्रोड्यूस करेगा। तो हमें इस तरह से व्हीकल्स का जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। देन है टू इम्प्रूव एकॉस्टिक एंड इंसुलेशन ऑफ बिल्डिंग। जब भी हम कोई बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, तो हमें दूरी पे बनाना चाहिए, एक-दूसरे से सटा हुआ नहीं बनाना चाहिए और डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। साथ ही साथ जो पहले हम बड़े-बड़े बिल्डिंग बना रहे थे, वो उसी तरह से अब हमें शॉर्ट-शॉर्ट बिल्डिंग बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम नॉइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। द बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन इज़ टू बी डिटैच्ड building rather than a single large buildings. One that continue. Building should not be soundproof. Building should be a soundproof where necessary. जब भी हम बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो ये जो हमारा एक फ्लैट का बिल्डिंग है, इसके सामने हम पहले क्या करते थे, ये दूसरा बिल्डिंग बना लेते थे। तो जो इससे नॉइज़ निकल रहे हैं, वो सामने वाला में जा रहा है। सामने वाला बिल्डिंग को भी कहीं न कहीं ये नुकसान पहुँचा रहा है। ये नॉइज़ को यहाँ पहुँचा रहा है और यहाँ रहने वाले लोग भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस बिल्डिंग की वजह से इस बिल्डिंग के लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अब जो हम बिल्डिंग बनाना है वो शॉर्ट बनाना है, साथ ही साथ हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, ताकि यहाँ का नॉइज़ जो है इधर-उधर चला जाए, ना कि सामने वाला बिल्डिंग पे डायरेक्ट जाए। देन है इंडस्ट्री एंड रेलवे स्टेशन। A special area must be earmarked outside residential area for industry and railway etc. जब भी हम इंडस्ट्री या रेलवे का निर्माण करते हैं, तो इंडस्ट्री और रेलवे जैसे जगह जो होते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में नॉइज़ क्रिएट होते हैं। तो रेसिडेंशियल एरिया से इन्हें दूर ही बनाना चाहिए। जहाँ आवासीय क्षेत्र है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उससे काफ़ी दूर बनाना चाहिए। ताकि जो नॉइज़ वगैरह है, वो सिटी में रहने वाले लोगों को या आवासीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कोई परेशानी ना पहुँचाए। देन है प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन। Hearing protection is recommended for all workers who are constantly exposed to noise lower than 85 decibels in the frequency band above 150 Hz. बहुत सारे ऐसे वर्कर जो हैं, अपने जान को जोखिम में डाल के ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी उन्हें काम करना ही पड़ता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, तो हमें वर्कर लोग को कुछ डिवाइस जो हैं, वो प्रोवाइड करवाना है, ताकि उनका हियरिंग लॉस का कैपेसिटी हियरिंग जो लॉस हो रहा है, उनसे वो बचे। तो यहाँ पे बोला गया है कि लोअर देन 85 और अबव देन 150 हर्ट्ज। 85 डेसिबल से कम और 150 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर साउंड के बीच में पर्सन रहता है, तो उसको ये डिवाइस प्रोवाइड करवाना है। यहाँ पे एक डिवाइस है, इसका नाम है ईयर प्लग। ईयर प्लग ये ईयर पॉड की तरह है, जो कि कानों के अंदर डालना पड़ता है। इससे नॉइज़ जो है कंट्रोल रहता है। देन है ये ईयर मफ बोलते हैं इसको। ये एक डिवाइस है, हेडफ़ोन की तरह दिख रहा है, जो कि कानों में लगाया जाता है। तो नॉइज़ वगैरह जो है इससे कम जाता है कान के अंदर और वर्कर को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। देन है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून। आईपीसी धारा 268 के तहत एक कानून लाया गया है, जिसके अंदर आप 10 से 12 बजे के बीच में आप अपने सोसाइटी के अंदर अगर किसी भी प्रकार का शोर करते हैं या फिर आपके घर में मैरिज हॉल है, वहाँ पे ज़्यादा ज़ोर से साउंड बजाते हैं या फिर डीजे वगैरह बजाते हैं, उस साउंड के वजह से आपके रहने वाले सोसाइटी के लोगों में अगर कोई दिक्कत हो रहा है उन लोगों को, तो वो आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं।
कुछ स्टेट में ये लागू हो भी चुके हैं और ये अप्लाई भी किया जा रहा है। इससे नॉइज़ को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। देन है एजुकेशन। No noise abandoned program can be success without people's participation. Therefore, the education through all available media is needed to highlight the importance of noise community hazard. यहाँ पे हमें एजुकेट करना है कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को। यहाँ पे एक बात बताया गया है कि हमारा जो अबंडेंट प्रोग्राम होता है, नॉइज अबंडेंट प्रोग्राम, नॉइज को कंट्रोल करने के लिए हम जितने भी प्रोग्राम चलाते हैं, वो कोई भी प्रोग्राम सक्सेस नहीं होगा हमारा जब तक लोग उसमें भागीदारी ना निभाएं। जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक पर्सन अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। वहीं अगर सब साथ मिल जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉइज अबंडेंट जैसे प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। देन है, अगर नॉइज अबंडेंट प्रोग्राम को लेकर अगर हम मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू किसी भी तरह से अगर लोगों तक पहुंचाएं कि नॉइज की वजह से किस तरह हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहे हैं, इससे किस तरह से बीमारियां क्रिएट हो रही है, स्ट्रेस जैसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो हो सकता है इस प्रोग्राम को हम इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों को जागरूक कर सकें और लोगों को बता सकें कि नॉइज की वजह से हमें किस तरह का परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो हम मीडिया का यूज करके और लोगों के साथ मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। तो ये क्लास हमारा यहाँ पे खत्म होता है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर इसका नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को विजिट कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।